नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने प्रस्तुत है बहुत ही ज़बरदस्त कॉमेडी मूवी जिसका नाम है नानी ना मानी। जिसके मुख्य कलाकार हैं राम कटोरी, दयाल सिंह, बिष्टी, चिंटू, रमेश, सुरेश, मुकेश, अनीता, कविता, रविता, बाबा उड़ान छल्ला, सोनम, लंगड़ा, कालिया और डॉक्टर पदड़ा। फिल्म की कहानी शुरू होती है इमरजेंसी वार्ड से। नानी राम कटोरी इमरजेंसी वार्ड में भर्ती होती है। बाहर उसके परिवार के लोग उसके इंतजार में बैठे हैं कि कब उसे होश आए। परिवार में नानी के 3 लड़के होते हैं जिनका नाम रमेश, सुरेश और मुकेश होता है। 3 बहू होती हैं, उनका नाम अनीता, कविता, रविता होता है। नानी की लड़की बिष्टी होती है और बिष्टी का 7 साल का बच्चा चिंटू होता है और नानी का पति दयाल सिंह होता है। घर में नानी सबसे ज़्यादा प्यार चिंटू से करती है। कविता, रविता नानी को जरा भी पसंद नहीं है। दोनों बहू नानी की नहीं सुनती और दोनों बेटे बहुओं की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। नानी उन्हें जोरू का गुलाम बोलती है। दोनों बहुओं के कारण ही बिष्टी का पति उसे छोड़कर चला गया था। बिष्टी और चिंटू नानी के पास ही रहते हैं। जब से नानी बीमार पड़ी है, छोटी बहू अनीता उनकी पूरी सेवा कर रही है। वह अकेले में सोचती है कि बुढ़िया के मरते ही सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। कुछ दिन से अनीता बिष्टी, चिंटू और ससुर की पूरी सेवा कर रही है। वह बहुत मीठी बोलती है। नानी उससे बहुत खुश है। दोनों बहुएं अनीता से चिढ़ती हैं। बिष्टी और ससुर भी अनीता को बहुत पसंद करते हैं। फिर नानी को होश आता है। पूरा परिवार उसके पास आता है। दोनों बहुएं सोचती हैं, हमें भी थोड़ा सा हिस्सा मिल जाएगा। नानी अपने पति और बेटी बिष्टी से पूछती है कि वसीयत किसके नाम करूं। दयाल सिंह और बिष्टी छोटी बहू अनीता को कहते हैं कि हमारा तो सहारा अनीता ही बनेगी। अनीता जानबूझकर आंसू बहाती रहती है और फिर राम कटोरी सारी वसीयत अनीता के नाम लिख देती है। कहती है कि अनीता अब तो ही इन तीनों का सहारा बनेगी, क्योंकि बड़े बेटे बहू तो हमारी नहीं सुनते, अब तू ही इनका सहारा है। अनीता रोती हुई हाँ में हाँ करती है और दोनों बहुएं हिस्सा मांगती है तो नानी उन्हें जोर से धमकाती है और अचानक नानी का दम निकल जाता है और वह मर जाती है। सब लोग बड़े परेशान होते हैं कि राम कटोरी चली गई। कुछ दिन बाद छोटी बहू अनीता ससुर और ननद को आंखें दिखाने लगती है। बच्चे चिंटू को स्कूल से हटा दिया जाता है। दूध पीना बंद कर दिया जाता है। तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं। अनीता बोलती है, सारी वसीयत तो मेरे नाम है। अगर घर में रहना है, जैसा मैं कहूँ ऐसा करना पड़ेगा बुढ़े, नहीं तो घर छोड़कर जा सकते हो। बाप बेटी ये सुनकर बड़े परेशान हो जाते हैं। सोचते हैं जिस बहू को हम अच्छा समझते थे वह तो बड़ी जालिम निकली। अनीता तीनों को घर के नौकरों वाले काम कराती है। ससुर दयाल सिंह बेटे बहू को बोलता है कि मैं तुम पर कोर्ट में केस करूंगा कि हम पर बहू जुल्म कर रही है। दोनों बेटे मेरी गवाही देंगे। और फिर दयाल सिंह अपने 2 बेटे बहुओं को जाकर समझाता है। वह गवाही को मान जाते हैं और बाद में बेटी भी खुश होती है। अनीता चाल चलती है और अपनी दोनों जेठ जेठानियों को अपने साथ रहने को मना लेती है। कहती है, जो मेरा है वह सब तुम्हारा भी तो है। जेठ जेठानी उसकी बातों में आ जाते हैं और उसी घर में उसके पास जाकर रहने लगते हैं।
वह सारे दयाल सिंह का साथ देने से मना कर देते हैं। बाप बेटी को बड़ा झटका लगता है। सब लोग उन्हें आंखें दिखाते हैं। सब अनीता के कहने में ही चलने लगते हैं। बहुओं के घरवाले भी उसी घर में आकर रहने लगते हैं। दयाल बिश्ती बोलते हैं कि हम घर में नौकरों वाला काम नहीं करेंगे। तभी अनीता सबके सामने ससुर और ननद का सामान बाहर फेंक देती है और उन्हें घर से निकल जाने को कहती है। तीनों बेटे नज़र फेर कर चले जाते हैं। बाप बेटी घर छोड़कर चल पड़ते हैं। चिंटू कुछ खिलौने उठाकर चलता है। अनीता उसके हाथ से वह भी छीन लेती है। फिर तीनों अलग जगह जाकर किराए पर एक कमरा लेते हैं और वहां पर रहते हैं। बिष्टी दूसरों के घर में चौका बर्तन करने का काम सोचती है। पिता मना करता है। बिष्टी कहती है, जब अपनों के घर में यह काम कर लिया तो अब दूसरों के घरों में यह काम करने में मुझे कोई शर्म नहीं है। पिता अकेले में पूरा रोता है। सोचता है राम कटोरी ने कुछ भी नहीं सोचा और सारी वसीयत लालची बहू के नाम कर दी। फिर बिष्टी चिंटू को स्कूल में भेजने लगती है। बिष्टी जब भी काम से आती है तो रास्ते में उसे कभी लंगड़ा आदमी कभी गंजा आदमी छेड़ने लगते हैं। वह उनसे बहुत परेशान रहने लगती है। उधर घर पर तीनों बहुओं का प्लान बनता है कि बुढ़े और उसकी लड़की को इस शहर में नहीं रहने देंगे, नहीं तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। उन्हें किसी तरह शहर छोड़कर भगाना पड़ेगा। फिर रास्ते में बिष्टी को एक कालिया नाम का आदमी और कभी गंजा आदमी परेशान करने लगते हैं। बिष्टी घर आकर पूरी रोती है। उसका काम छूटने की नौबत आ जाती है। पिता बहुत परेशान होता है और रात में बिष्टी चिंटू को समझाती है कि ये सब तेरी नानी की वजह से हुआ है। उसी ने हमें नरक में झोंक दिया है। रात में चिंटू को सपने में नानी राम कटोरी दिखाई देती है। वह उसे गोद में लेकर प्यार से खिलाती है और कहती है, अब मैं वापस आ गई हूँ चिंटू बेटे। मुझे सारा पता चल गया है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अब मैं सबकी अकल ठिकाने लगा दूंगी। चिंटू सुबह उठकर खुश होकर ये बात सबको बताता है कि मुझे नानी ने सपने में यह सब बताया है। सुबह बिष्टी डरती हुई काम पर जाती है तो रास्ते में उसे लंगड़ा आदमी मिलता है और उसे अश्लील कमेंट करता है। तभी नानी की नज़र लंगड़े पर पड़ती है। लंगड़े की बैसाखी दूर जाकर पड़ती है और वह गिर पड़ता है। वह फिर उठता है, वह फिर गिर जाता है। उसकी बैसाखी गंदे नाले के पास जाकर पड़ती है। वह घसीटता हुआ बैसाखी पकड़ता है, मगर बैसाखी उसके हाथ पर चिपक जाती है और उसे नाले में धकेलने लगती है। वह चिल्लाता है, मगर बैसाखी उसे नाले में डाल देती है। बिष्टी बहुत खुश होती है। लोग लंगड़े आदमी को नाले से निकालने लगते हैं। फिर शाम को बिष्टी काम से वापस आती है। उसे रास्ते में गंजा आदमी मिलता है। वह अपने सर पे हाथ फिराता हुआ बिष्टी को छेड़ता है। नानी यह सब देखती है और अचानक बिष्टी गंजे को पूरे थप्पड़ बजाने लगती है। थप्पड़ की गूंज से पास में एक पेड़ पर बैठी हुई मधुमक्खियां उड़कर गंजे की तरफ बढ़ने लगती है। गंजा जो पीछे देखता है तो हजारों मधुमक्खियां उसके पीछे पड़ जाती है। वह जान बचाकर भागता है, मगर सारी मधुमक्खियां उसके सिर पर चिपक जाती है और उसे काटने लगती है। गंजा आदमी हाय हाय चिल्लाता है। बिष्टी ये देखकर पूरी खुश होती है। फिर बिष्टी घर आकर सोचती है कि मैंने गंजे को थप्पड़ कैसे मार दिए। पिता भी सुनकर हैरान होता है कि ये सब कैसे हुआ। सुबह फिर बिष्टी काम पर जाती है तो रास्ते में उसे एक कालिया नाम का आदमी छेड़ता है। कालिया बस्ती का डॉन होता है।
कालिया बस्ती का डॉन होता है। सब लोग उससे डरे रहते हैं। वह बिस्टी को पकड़ना चाहता है। तभी नानी की नज़र कालिया पर पड़ती है। तभी पीछे से एक बैल बहुत तेज दौड़कर आता है और कालिया को सींगों पर उठाकर हवा में उछाल देता है और बैल सीधा भाग जाता है और कालिया हवा में बहुत देर तक लहराता रहता है। सब लोग खड़े हुए ये सब देखते रहते हैं। तभी कुछ दूरी पर एक कुत्ता लैट्रीन करके चला जाता है और कालिया हवा में लहराता हुआ तुरंत लैट्रीन के ऊपर आकर जमीन पर पड़ता है और उसके मुंह में लैट्रीन घुस जाती है। कुत्ते की लैट्रीन उसके मुंह में घुस जाती है और वह थूकता फिरता है और उसे बहुत उल्टियाँ होती है और वह बहुत परेशान हो जाता है और वह उठने काबिल नहीं रहता और ज़मीन पर पसरा पड़ा रहता है। सब लोग देखकर हंसते हैं कि कालिया ने तो आज हलवा खा लिया है। बिस्टी हंसते हुए निकल जाती है और नानी की आत्मा भी हंसती रहती है। उधर छोटी बहू अनीता रात में सोती है तो नानी भोंपू उठाकर उसके कान में जोर जोर से बजाने लगती है। अनीता डरकर जाग जाती है मगर आसपास कुछ नहीं होता। वह फिर लेटती है तो नानी फिर उसके कान में भोंपू बजाती है। अनीता फिर परेशान हो जाती है। वह सारी रात सो नहीं पाती। सब उसका वहम बताते हैं कि तुझे तो वहम हो गया है। फिर दिन में टेबल पर खाना लगता है और अनीता नींद में ही रहती है और नींद में झूमती रहती है और नींद के झटके लेती रहती है। बहू कविता के सामने खाना आता है और वह खाना चाहती है। तभी उसकी कमर पर बिच्छू चलने लगता है। वह उठकर झाड़ती है तो लोग बिच्छू को देखकर मार देते हैं। फिर से वह खाने पर बैठती है तो उसकी सब्जी में बिच्छू इधर से उधर घूम रहा होता है। वह डर कर खाना छोड़ देती है। उधर बहू रविता को लगता है कि उसके नाक में कुछ चल रहा है। वह अपने नाक में उंगली डालकर देखती है। तभी उसे छींक आती है। तभी उसके नाक से मरा हुआ बिच्छू निकलकर सामने पड़ता है। वह डरकर भागने लगती है और सब लोग परेशान हो जाते हैं और उसे बार बार बहुत ही जोर से छींक आने लगती है। सब लोग सोचते हैं अचानक से ये सब क्या हो रहा है। फिर नानी की नज़र एक महिला पर पड़ती है। उस महिला को लगता है कि जैसे उसके कान में कुछ घुस गया है। वह जो कान में उंगली देकर देखती है तो उसके हाथ में कुछ आता है तो वह उंगली से कान से खींचती है तो डर जाती है। उसके कान से बड़ा लंबा केंचुआ बाहर निकलता है और वह डर कर भाग जाती है और उसके कान में तभी से भयानक दर्द शुरू हो जाता है और वह हाय हाय चिल्लाने लगती है। और नानी की नज़र एक आदमी पर और पड़ती है जो उनके मायके से आया हुआ था। वह तंबाकू खाता है। तभी उसे लगता है कि उसके मुंह में कुछ घूम रहा है। वह मुंह में उंगली करके देखता है तो उसके मुंह से मकड़ी निकलती है। वह चिल्लाकर मकड़ी को फेंकता है और कुल्ला करता है मगर उसके दांत में दर्द शुरू हो जाता है और बहुत तेज दर्द होता है और वह पूरा रोने लगता है। फिर नानी की नज़र सोनम पर पड़ती है। सोनम नाम की एक फैंसी औरत होती है। वह जब भी साड़ी बांधती है तो उसकी साड़ी नीचे सरक जाती है। वह भी बड़ी परेशान होती है और साड़ी को एक हाथ से थामे रहती है। नानी का लड़का ऑफिस के लिए कार स्टार्ट करता है मगर वह खराब हो जाती है। जब बाइक से चलना चाहता है तो बाइक खराब हो जाती है। वह परेशान होकर बस की सवारी करने लगता है और ऑफिस में लेट होने लगता है और फिर अपने बॉस की डांट खाता है। नानी का
दूसरा लड़का जहाँ भी फ़ोन करता है, फ़ोन खराब हो जाता है। वह फ़ोन बदल बदल कर परेशान हो जाता है। वह पूरा परेशान होता है, उसका घाटा होने लगता है और वह सर पटकता है। नानी का तीसरे बेटे के पेट में भारी दर्द होता है। वह परेशान होता है और घर में जितने भी लोग होते हैं सब बीमार पड़े हुए हैं। कोई दवाई काम नहीं करती। एक आदमी जब भी बाहर सामान लेने जाता है तो उसकी जेब से पैसे गायब हो जाते हैं। वह कहीं भी पिट जाता है। और यहाँ पर अनीता हर समय नींद के झटके लेती रहती है मगर सो नहीं पाती। जब भी सोती तो नानी का भोंपू बजता। अनीता बिना सोए बीमार हो जाती है। उधर कविता जब भी कुछ खाए उसके खाने में कभी मक्खी कभी मच्छर कुछ न कुछ गिरता रहता है तो वह भूखी मरने लगती है। और रविता को भारी जुकाम हो जाता है और वह हर समय छींकती रहती है और वह भी बीमार हो जाती है। एक महिला के भारी कान में दर्द है, वह बुरी तरह चिल्लाती रहती है। एक आदमी के दांत में दर्द है, वह चिल्लाता रहता है। सोनम के कपड़े नहीं संभलते, वह हाथ से कपड़े पकड़े रखती है। नानी का लड़का रमेश के वाहन खराब हो चुके हैं, वह भी परेशान है। सुरेश के हाथ में कोई फोन आते ही खराब हो जाता है, वह परेशान है। मुकेश के पेट में दर्द है, वह रोता रहता है। एक आदमी की जेब से पैसे गायब हो जाते हैं, वह सबसे पिटता रहता है। घर में जितने भी लोग होते हैं सभी बीमार होते हैं और सारी दवाई फैल हो जाती हैं। केवल घर के नौकर और बच्चे ही ठीक मिलते हैं। नौकर सोच रहे हैं अच्छा हो रहा है, सबको अपने किए की सजा मिल रही है। नौकर अपने मालिक दयाल सिंह को ढूंढ लेते हैं और उन्हें जाकर सारी बात बताते हैं। बाप बेटी सुनकर बहुत खुश होते हैं, सोचते हैं कि उन्हें अपने किए की सजा मिल रही है। फिर सभी घरवालों के सपने में नानी आती है, कहती है तीनों को वापस घर लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। सब सुबह उठकर एक दूसरे को सपना बताते हैं। सब सोचते हैं कि माँ तो भूत बन गई है, उसी ने सबको परेशान कर दिया है। फिर सब मिलकर मकान बेचने का प्लान बनाते हैं। फिर मकान देखने को दो खरीदार आते हैं, उन्हें मकान पसंद आ जाता है और वह अंदर जाकर मकान देखने लगते हैं। अचानक एक के पेट में गड़बड़ होने लगती है, उसे दस्त लग जाते हैं। वो टॉयलेट में जाकर बैठ जाता है। दूसरे को भी दस्त लग जाते हैं, वह दूसरे टॉयलेट में बैठ जाता है। उन्हें घंटों हो जाते हैं, वह दरवाज़ा नहीं खोलते। घर वाले टॉयलेट का दरवाज़ा बजाते रहते हैं कि कहाँ सो गए, बाहर आओ जल्दी। मगर वह बोलते रहते हैं कुछ देर और, कुछ देर और इसी तरह उन्हें लैट्रिन में बैठे बैठे रात हो जाती है और घर वालों के पेट में भी दर्द होने लगता है। जब दोनों लैट्रिन से नहीं निकलते तो पुलिस को बुलाना पड़ता है। तो पुलिस टॉयलेट का दरवाज़ा तोड़कर दोनों को खींचकर घसीटते हुए बाहर लाती है। सारे घर का फर्श लैट्रिन में सन जाता है और पूरा फर्श पर लैट्रिन फैल जाती है और फर्श गंदा हो जाता है। नौकरों को फर्श धोना पड़ता है और बाहर आते ही दोनों के दस्त बंद हो जाते हैं और वह वहाँ से डर कर बुरी तरह भाग जाते हैं। सोचते हैं यह तो भूत बंगला है। फिर और खरीदार आते हैं, वह सब लोगों को बीमार देखकर डर जाते हैं कि यहाँ तो सभी बीमार पड़े हैं, यह तो भूत बंगला है। और वह भी भाग जाते हैं और कोई भी खरीदार उनका बंगला नहीं खरीदना चाहता। फिर परिवार का एक फैमिली डॉक्टर होता है जिसका नाम होता है डॉक्टर पदड़ा, जो होलुलु राजधानी से वापस भारत आता है और उसे
पता लगता है कि पूरी फैमिली बीमार पड़ी है, तो डॉक्टर पतड़ा वहाँ पर दवाई लेकर आता है और उनके घर में आकर सबको दवाई देता है। वह देखता है किसी को जुकाम है, किसी के कान में दर्द है, किसी के दांत में दर्द। वह सबको दवाई देता है, मगर डॉक्टर पतड़ा को भी भारी बुखार हो जाता है। डॉक्टर की भी बीमार होकर घर में ही बिस्तर पकड़ लेता है और वहीं पर रहने लगता है और उसे भारी बुखार हो जाता है। डॉक्टर को भी बुखार हो जाता है। खुद की दवाई से भी वह ठीक नहीं होता और फिर सड़े हुए पाद मारने लगता है, क्योंकि उसका नाम डॉक्टर पतड़ा होता है। पूरे घर के लोग नाक बंद कर लेते हैं। फिर नानी के तीनों बेटे माँ का भूत भगाने के लिए बाबा उड़न छल्ला को फोन करते हैं, मगर फोन में माँ का फोटो बार बार दिखता है। बाबा पर फोन नहीं जाता। सभी लोग फोन करते हैं। सबके फोन में राम कटोरी का फोटो दिखने लगता है। पूरा परिवार बुरी तरह डर जाता है। फिर तीनों बेटे बहू उन्हें वापस लाने को तैयार होते हैं। उधर बहू के घर वाले बाबा उड़न छल्ला को जाकर मना लेते हैं। फिर सब पिता दयाल सिंह के सामने जाकर माफ़ी मांगते हैं और उन्हें घर चलने को कहते हैं। फिर चिंटू को नानी दिखाई देती है, कहती है कि तीनों घर चलो। चिंटू सबको बताता है। घर वाले हैरान होते हैं कि बुढ़िया केवल चिंटू को ही क्यों दिखाई देती है। फिर तीनों वापस घर आ जाते हैं, मगर नानी का प्रकोप शांत नहीं होता। घर वाले चिंटू से बोलते हैं कि माँ को शांत कराओ। चिंटू नानी को बोलता है तो नानी कहती है, जब तक बहुओं को मायके वाले अपने घर नहीं जाएंगे, बहुओं के घर वाले जब तक अपने घर नहीं जाएंगे, तब तक नानी नहीं मानेगी। चिंटू सबको नानी की बात बताता है कि जो ये हैं इनके मायके वाले जब अपने घर जाएंगे तभी नानी मानेगी। मगर मायके वाले घर छोड़ने को बिल्कुल भी राजी नहीं होते। फिर घर में बाबा उड़न छल्ला आ जाता है और वह तेज डमरू बजाने लगता है। उसका दावा होता है कि वह आत्मा को उड़कर पकड़ता है। सब बहुओं के घर वाले बहुत खुश होते हैं कि अब तो बुड्ढी पकड़ी जाएगी। बाबा उड़न छल्ला घर में घुसता है, मगर अपनी नाक बंद करके बोलता है, इतना सड़ा पाद किसने मारा, मेरा दिमाग ही हिल गया। बहू बताती है, डॉक्टर पतड़ा हमें ठीक करने आया था, मगर खुद ही यह बुखार में पड़ा है और उसी ने पूरे घर को सड़ा कर रख दिया। उसने ही पूरे घर को सड़ा कर रख दिया है। हम तो उसकी गैस सूंघने के आदी हो गए हैं। फिर बाबा उड़न छल्ला घर के आंगन में हवन शुरू करता है और डमरू बजाता है। घर के लोग, पड़ोस के लोग बाबा उड़न छल्ला के चारों ओर जमा हो जाते हैं। फिर वह नानी की आत्मा को पुकारता है कि राम कटोरी कहाँ हो। तो उसे नानी छत पर बैठी हुई दिखाई देती है। बाबा उड़न छल्ला हवा में उड़कर छत पर जाकर नानी को पकड़ना चाहता है, मगर नानी वहां से गायब होकर आंगन के पेड़ पर बैठ जाती है। बाबा उड़न छल्ला डमरू बजाता है और फिर घर की छत से हवा में उड़कर पेड़ पर जाकर बैठ जाता है, मगर वहां से भी नानी गायब हो जाती है। कुछ लोग देखकर हंसते रहते हैं। बाबा को नानी कार की छत पर बैठी हुई दिखाई देती है। बाबा उड़न छल्ला उड़कर कार पर जाकर बैठता है तो नानी वहां से भी गायब हो जाती है। उड़न छल्ला को नानी कभी इधर कभी उधर बैठी हुई दिखाई देती है। वह चकरा जाता है। फिर नानी छत पर बैठती है। फिर बाबा उड़न छल्ला जाकर छत पर उड़कर जाता है। फिर नानी फैंसी औरत सोनम के सामने जाकर खड़ी हो जाती है।
बाबा उड़न छल्ला बोलता है, अब की बार तू नहीं बचेगी बुढ़िया, तुझे मैं पकड़कर ही छोड़ूंगा। बाबा उड़न छल्ला छत से उड़कर आता है और नानी सोनम के आगे से गायब हो जाती है। बाबा उड़न छल्ला सोनम को दबोच लेता है और वह गिर पड़ती है। उड़न छल्ला नानी को भूलकर सोनम के ऊपर पड़ा हुआ उसकी किस करना चाहता है। सोनम चिल्लाती रहती है, उड़न छल्ला उसे नहीं छोड़ता। भीड़ कहती है, ये तो ढोंगी बाबा है, मारो इसे। भीड़ उड़न छल्ला को पीटने लगती है। बाबा भीड़ से बचकर भागता है। भीड़ उसका पीछा करती रहती है। उड़न छल्ला भागता हुआ हवा में उड़ने लगता है। भीड़ उसकी धोती खींच लेती है। बाबा उड़न छल्ला नेकर में ही जान बचाकर आसमान में जाकर उड़ जाता है। तो इस तरह बाबा उड़न छल्ला की जान बचती है। चिंटू और नानी हंसते रहते हैं और बहुएं परेशान होकर अपने घर वालों का सामान बाहर फेंक देती है कि जब तक तुम यहाँ रहोगे पूरा परिवार बीमार पड़ा रहेगा। आखिर मायके वालों को अपना सामान उठाकर यहाँ से चलना ही पड़ता है। उनके जाते ही पूरा परिवार ठीक हो जाता है और डॉक्टर पगड़ा भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसका बुखार ठीक हो जाता है, उसके पाद आने बंद हो जाते हैं। सब बहू बेटे माँ से माफ़ी मांगते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने पिताजी बिष्टी और चिंटू को बहुत सताया है। नानी हंसती रहती है, वे केवल चिंटू को देखती रहती है। तभी यहाँ बिष्टी का पति आ जाता है। बिष्टी और चिंटू बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वकील आकर बताते हैं कि जो वसीयत राम कटोरी ने अनीता के नाम करी थी वह तो नकली थी। नानी को पहले से ही शक था कि कहीं छोटी बहू अपना असली रंग ना दिखा दे, क्योंकि जब से राम कटोरी बीमार पड़ी थी अनीता दौलत पाने के लिए सबके साथ मीठा बोल रही थी और सास के तलवे चाट रही थी। इसीलिए असली वसीयत तो बिष्टी के नाम से है। वकील बिष्टी को वसीयत देता है। बहू बेटों के होश उड़ जाते हैं। नानी चिंटू से कहती है, इन्हें बोल कि तेरे मामा मामी अभी यहाँ से घर छोड़कर चले जाएं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चिंटू ये बात सबको बताता है। दयाल भी बोलता है कि राम कटोरी ने चिंटू को ठीक ही कहा है। जैसे तुमने हमें घर से निकाला था, तुम सब ये घर छोड़कर यहाँ से चले जाओ। अब ये घर बिष्टी का है। बेटा और बहू सारे मिलकर दयाल और बिष्टी के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि हमें माफ़ कर दो। आखिर बिष्टी सबको माफ़ कर देती है और नानी यहाँ पर बहुत खुश होती है और नानी बोलती है कि नानी मान गई है। और फिर रात में चिंटू को नानी बोलती है कि मेरा समय पूरा हो गया है चिंटू। सुबह चिंटू ये सबको बताता है और सब लोग नानी की तस्वीर के आगे सर झुकाते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? नानी ना मानी, और इसमें सबसे अच्छा सीन आपको कौन सा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।